गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे क्लास 9 की जो एनसीईआरटी सीरीज है उसका एक दूसरा टॉपिक दिया हुआ है जनसंख्या। अब जनसंख्या में आपको क्या पढ़ना है, एक इसमें दिया हुआ है 1872, 1881। एक जनगणत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ होता है, देखो जन यानी लोग और संख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब 1872 क्यों दिया कि सबसे पहले जो जनगणना आपकी होती है, जनगणना। जनगणना का मतलब है इनकी गणना करना, लोगों की क्या करना, लोगों की गणना करना, या अपन कह सकते हैं लोगों को गिनना। भाई अपन गिनते हैं कि कितने लोग हैं, गिनना, लोगों को गिनना, व्यक्तियों को गिनना, ठीक है, लोगों को या व्यक्तियों को गिनना, जनगणना। तो देखो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। लेकिन अगर व्यवस्थित जनगणना पूछ ली जाए, व्यवस्थित तो आपको बताना है व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और इस समय कौन था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो जो गवर्नर था उसके शासनकाल में हुई थी 1881 में। फिर जनसंख्या घनत्व क्या होता, जनसंख्या घनत्व का मतलब जैसे कोई ये जनसंख्या, ये कोई क्षेत्र दिया हुआ यहाँ पर, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, चाहे यहाँ से आप 0 से ले लो, 0 से 1, 1, 2, तो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। कि कितने लोग रहते हैं, तो भारत में लगभग रहते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति यहाँ लिख देता हूँ, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य देखो आपका सबसे पहला आ जाएगा बिहार, 1105 या कई किताबों में 6 मिलेगा। फिर आपका पश्चिम बंगाल 1000 लगभग 28 के आसपास। फिर आपका मिलेगा, देखो दो मुख्य रूप से आपको याद रखना, एक तो बिहार और एक आपका पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनघनत्व याद रखना अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और नागालैंड का। इनका तीनों का, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अरुणाचल प्रदेश का घनत्व, और बिहार का घनत्व 1100 समथिंग। फिर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, यानी अपन कहते हैं किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित क्षेत्र में हुई लोगों की वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे आपने ले लिया ये कोई क्षेत्र है, ये क्या है आपका कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, या मैंने क्वेश्चन ले लिया 1990 और फिर मैंने ले लिया 2001, तो इन दोनों समय अंतराल के बीच में इस क्षेत्र में बढ़े हुए लोगों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, कि इतनी वृद्धि हुई। और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारत और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या मान लो आपको कितने भी करोड़ है, उसका लगभग 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। और भारत की जो जनसंख्या है वो आपको ध्यान रखनी 121 करोड़ है। ये 2011 के अनुसार 121 करोड़, ये कब की है, 2011 के अनुसार। अब भारत जनसंख्या में पहले नंबर पे आ गया है, चीन से भी आगे निकल गया। देखो भारत, पहले चीन था फिर भारत आता था, अब चीन आ गया पहले नंबर, भारत आ गया पहले नंबर पर, चीन आ गया दूसरे नंबर पर। तो ध्यान रखना भारत पहले नंबर पर है। एक और अपन शब्दावली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में बताया गया है कि भाई जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोकना, किस प्रकार से उस पर ऊपर अपन नियंत्रण पा सकते हैं। तो वो एक सरकार द्वारा बनाई गई नीति है, सरकार के कानूनी नियम, वो 2000 में आए थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, 2000 में। अब जनसंख्या, अब देखो भारत में जो जनसंख्या है या विश्व में जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का असमान वितरण है। अपन कह सकते हैं कि ये आपका ग्लोब है, अगर विश्व में, तो इस ग्लोब में
जहां पे 10% स्थान है, 10% क्षेत्र है, 10% क्षेत्र पर 90% लोग रहते हैं, 90% व्यक्ति रहते हैं, यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। अब जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है? वैसा का वैसा वितरण भारत में भी है, जनसंख्या का वितरण असमान है। क्यों? कि जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है? तो अपन पढ़ेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। 2-3 मैं कारकों के उदाहरण आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई जनसंख्या को कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आपको समझना है, केवल लिखा हुआ आपकी किताब में बहुत सारा मैटर है, लेकिन आपको समझना है कि आप कितना समझते हो वो आपको ध्यान रखना। देखो ये जनसंख्या के कारक, पहला कारक मान लो उच्चावच, उच्चावच। दूसरा हो गया मृदा यानी मिट्टी। तीसरा हो गया जलवायु, जलवायु। चौथा हो गया वर्षा। पांचवा हो गए नदियां। और छठा हो गया आपके धार्मिक स्थल। ऐसे कई सारे कारक है, ठीक है। देखो मैं एक एक चीज को समझाता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, पहाड़ियाँ, ये होता है। उच्चावच का मतलब होता है धरातल का ऊंचा और नीचा स्थान। तो ये किस प्रकार प्रभावित करता है? जैसे देखो जहाँ पे मैदान है तो जनसंख्या क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। जहाँ पे पर्वत और पठार है जनसंख्या क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्योंकि जो समतल मैदान है वहाँ पे आप कृषि कर सकते हो, वहाँ उद्योग लगा सकते हो, वहाँ पे आपके परिवहन के साधन, संचार के साधन, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ये सारी सुविधा हो सकती है। इसलिए वहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, पर्वत और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या बिल्कुल ही कम रहती है। पहली चीज़ ये प्रभावित करती है। दूसरी मिट्टी या मृदा, यानी जहाँ पे उपजाऊ मृदा है तो वहाँ पे कृषि कार्य होंगे तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जहाँ पे बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहाँ पे पथरीला है तो वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ कृषि कार्य नहीं हो सकते। तो दूसरी चीज़। फिर जलवायु, मान लो ये ग्लोब है। अब ग्लोब पे ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये आपका ध्रुव है। तो देखो यहाँ ध्रुवों पे तो क्या होती है? बर्फ रहती है, और यहाँ पे क्या अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा। और ये बीच वाला, तो देखो यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है तो यहाँ जनसंख्या कम रहेगी। और जो ध्रुव है वहाँ पे बर्फीले क्षेत्र है तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम रहेगी क्योंकि वहाँ लोगों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। तो जो बीच वाला क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी। तो ये जलवायु भी क्या करती है? जनसंख्या को प्रभावित करती है। फिर आ गया वर्षा, यानी जहाँ पे मिट्टी अच्छी है, जलवायु अच्छी है तो वहाँ वर्षा भी अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो वहाँ कृषि कार्य होंगे। तो वहाँ एक तो मरुस्थल है, बहुत बिल्कुल ही कम बारिश होती है, अपर्याप्त बारिश, तो वहाँ जनसंख्या कम रहेगी। और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करेगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है या आवश्यकता अनुसार होती है तो वहाँ पर भी लोग क्या करेंगे? जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। नदियाँ, आपको पता होगा कि जो जनसंख्या है पहले नदियों के तटों पर, यानी जितनी भी जो आपकी जैसे सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता है, मिस्र घाटी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता, ये नदियों के किनारे क्यों बसी? क्योंकि इनको पानी घरेलू कार्य के लिए, इनको उद्योगों के लिए पानी, इनको छोटे छोटे जो उद्योग थे उनके लिए पानी, इनको कृषि कार्य के लिए पानी, पीने के लिए पानी मिल जाता था। तो पानी की आपूर्ति नदियों के पास में थी। जहाँ पे नदियाँ थी वहाँ पे सभ्यताओं का विकास हुआ। इसलिए जहाँ नदियाँ हैं तो वहाँ कृषि कार्य कर सकते हैं, वर्तमान में उद्योग लगा सकते हैं, वहाँ विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए जहाँ पे नदियाँ हैं तो वहाँ पर भी जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। फिर धार्मिक स्थल, यानी कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी? वहाँ वृद्धि होगी। जैसे वर्तमान में अयोध्या है, पहले अयोध्या में जो ज़मीन की रेट है वो कम थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गया आपका धार्मिक क्षेत्र जहाँ पर भी जनसंख्या क्या करती है? इसको भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ऐसे और कई सारे जो कारक हो सकते हैं वो जनसंख्या को, जैसे एक कारक हो सकता है परिवहन, एक कारक हो सकता है उद्योग। जैसे जहाँ पे परिवहन सुविधा होगी तो वहाँ पे क्या होगा?
उद्योग धंधे, जहाँ पे परिवहन सुविधा होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद करे, जहाँ पे उद्योग होगा वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद करेगी। तो ये कई सारे कारक हैं जो जनसंख्या को वितरण को भी प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा क्लास 9 की एनसीईआरटी सीरीज का जो टॉपिक था जनसंख्या, जनसंख्या वितरण क्या है, कहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, कहाँ कम है, और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आप एक चीज बताएं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको कमेंट में बताना है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।